नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बड़ी खबर, आज जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान। कोर्ट से आर्यन खान की रिहाई का आदेश जारी हुआ है और सुबह जेल अधिकारियों ने बेल बॉक्स खोला। कल बेल बॉक्स में बेल की कॉपी रखी गई थी। 14 शर्तों के साथ आर्यन को जमानत मिली है। देखिए, जब बेल बॉक्स के बारे में बताया जाता है कि दिन में 3 बार बेल बॉक्स खोला जाता है, दिन में 3 बार। जैसे ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि जमा पत्र पेटी, तो ये वो बेल बॉक्स है। और यहाँ पर ऐसे जैसे ये महिला डाल रही हैं, वहाँ पर बेल बॉक्स में ऑर्डर ऐसे डाल दिया जाता है और दिन में 3 बार ये बेल बॉक्स खोला जाता है। सुबह 5:30 बजे आज जो सबसे पहली बार बेल बॉक्स खोला गया, उसमें आर्यन खान की जमानत ऑर्डर वाली बेल ऑर्डर था। तो अब ये अंदर गया है, यानी ये जो बेल ऑर्डर है, अब ये जो यहाँ के जेलर है उनके पास गया और फिर जो थोड़ी बहुत कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद 2 से 3 घंटे में वक्त लगता है और उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है। तो आर्यन खान अब से कुछ देर बाद जेल से रिहा होंगे। जमानत प्रक्रिया पूरी हो गई है और ये देखिए, आज आर्यन की रिहाई होगी और उसके लिए तैयारियां बाकायदा की गई हैं। बहुत से लोग आर्यन का इंतजार भी करेंगे, शाहरुख खान के फैंस भी इंतजार करेंगे। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। शिवानी, जैसे बताया जाता है कि वो जो जेल के बाहर जमा पत्र पेटी लगी है, दिन में 3 बार खोली जाती है, पहली 5:30 बजे, और वो खुल चुकी है और वो बेल ऑर्डर अंदर जा चुका है जेलर के पास। फिर अमूमन कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, फिलहाल 5:30 का जो वक्त था, जिसमें सुबह की पहली जो पेटी है वो खुली लेटर की, और उसके बाद उसी जो कई सारे उसके अंदर पत्र थे, रिक्वेस्ट पत्र थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें एक लेटर आर्यन खान का भी था, जिसके सहित अरबाज मर्चेंट का भी जो लेटर है वो इसी बॉक्स में था। फिलहाल आर्थर रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरीके का सूरत हाल है। फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन एक ही तरफ आपको मैं बता दूं कि जो पुलिस के यहाँ पर बैरिकेड्स हैं वो भी लगा कर रखे गए हैं, क्योंकि अगर आर्यन बाहर निकलते हैं, एक्सपेक्टेड है कि मीडिया का हुजूम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो कई फैंस होंगे वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। परिवार की भी पूरी तैयारी है। हालांकि करीबन 9:30 से 10 का जो वक्त होगा, हम कह सकते हैं कि उसमें आर्यन खान जो है वो निकल सकते हैं, क्योंकि 9 बजे का वक्त हमें बताया गया है। मेरी सहयोगी राधिका ने जब जेल सुपरिटेंडेंट और ऑफिशियल से बात की थी तो उसमें ये जानकारी आई कि 9 बजे जो है वो सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो 9 बजे का प्रोसेस होगा तो 9:30 या 10 बजे का वक्त होगा, जहाँ पर आर्यन खान जो है इस आर्थर रोड जेल से 25 से 26 जो दिन रात उन्होंने यहाँ काटे हैं, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन मन्नत में हम आपको बता दें कि आज की जो तस्वीरें हैं वो देखने लायक होंगी, क्योंकि कल ही मन्नत को थोड़ा सा सजा दिया गया था, लेकिन आर्यन कल बाहर नहीं निकल पाए थे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेट पहुंचे थे। आर्थर रोड अथॉरिटीज ने भी साफ साफ कहा था कि कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं बनाई जाएंगी आर्यन खान के लिए। डॉक्यूमेंट्स लेट आए हैं, 5:30 का वक्त होता है, लेकिन वो 5 मिनट एक्स्ट्रा वेट करते हैं, यानी कि 5:35 तक इंतजार होता है, लेकिन तब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच पाए थे। बता दें कि 6 बजे के बाद जो है बॉन्ड पेपर साइन हो गए थे, कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट हो गए थे। इसी वजह से काफ़ी देरी हुई, लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद आर्यन खान के डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे होने के बाद 6:15 तक का वक्त होगा, जहां पर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जेल अथॉरिटीज का साफ साफ कहना था कि वो कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करने वाले हैं, जिसके चलते आर्यन को एक और रात बेल पाने के बाद भी आर्थर रोड जेल में गुजारनी पड़ी। और आज करीबन 9:30-10 बजे का वक्त होगा, जहाँ पर सबकी नजर आर्थर रोड पर होगी, क्योंकि आर्यन उस वक्त यहाँ से निकल पाएंगे। शिवानी, जैसे आपने बताया, अभी भले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल ना हो, लेकिन मन्नत में जरूर हलचल हो रही होगी, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार वहां पर किया गया है कि आर्यन खान के बाहर निकलने का। और 2 नवंबर शाहरुख खान का बर्थडे भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा और उनको अच्छा महसूस हो, क्योंकि अब उनका बेटा भी उनके साथ में होगा। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो 9 बजे आपने बोला कि प्रक्रिया शुरू होती है, 5:30 बजे ये पेटी खुली ज़रूर, दस्तावेज अंदर गए ज़रूर, लेकिन जो काम होगा वो 9 बजे शुरू होगा। और कल जैसे एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना है कि जब ये अंदर जाती है बेल ऑर्डर और जब काम शुरू होता है, उसके बाद से करीब 1.5 से 2 घंटे की प्रक्रिया होती है, जो पूरे होने में वक्त लेती है। तो यानी ये मान के चला जाए कि 9:30-10 या फिर थोड़ा सा और आगे इससे खिंच सकता है वक्त।
जी बिल्कुल, देखिए वक्त इसमें और भी लग सकता है क्योंकि ना एक अकेला आर्यन खान की रिक्वेस्ट तो यहाँ पर है नहीं, कई और लोगों की भी रिक्वेस्ट है। और जैसा कि पहले भी हम गौर फरमाते आ रहे हैं कि कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स ना जेल अथॉरिटी द्वारा दी गई थी, यहाँ तक कि आर्यन या खान परिवार ने भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं मांगी थी जब वो जुडिशियल कस्टडी में गए थे। तो जिस तरह से साधारण प्रक्रिया चलती है वैसे ये भी चलेगी। 9 बजे जो है प्रोसेस शुरू होता है, अनुमान एक केस के पीछे पूरा 1 घंटे का जो वक्त है वो लग जाता है। तो कह सकते हैं 10, साढ़े 10 बजे या 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स आर्यन जो है वो यहाँ से निकल पाएंगे। हालांकि 1 घंटे का जो वक्त है वो पूरा प्रोसेस में जाता है, जिसमें लीगल अथॉरिटीज का सिग्नेचर होता है, बिहेवियर्स की सिग्नेचर होती है, जो उनके सामान उनके साथ आए थे उन्हें वो लौटाने होते हैं, सारे पेपर्स पे जेलर्स की साइन वही मतलब इतना जब 26-27 दिन बीते हैं तो बस अब कुछ पल का इंतजार और है और उसके बाद सब वापस अच्छा होगा शाहरुख खान के लिए। शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे नजर आप बनाए रखें, बीच बीच में अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं पीएम मोदी का रोम दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे और G20 को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। G20 की बैठक से हटकर पीएम मोदी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और साथ ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। इन नेताओं के साथ प्रधानमंत्री वैश्विक आर्थिक, सामरिक और कोरोना महामारी पर कैसे दो देशों के बीच में रिश्ते बेहतर किए जा सकते हैं, इस पर अलग से द्विपक्षीय चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है आज वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सिंगापुर के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी मिलेंगे और उसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति से पीएम मिलेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पीएम मिलेंगे। और ये जो वो देश हैं तो यहाँ पर कोरोना के चलते बहुत दिक्कतें हुई थी, तो दो देशों के बीच में कैसे आपसी सामंजस्य को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, इस पर बात होगी। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहतर तरीके से बताएंगे कि आज पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। अमित, क्या आज खास रहेगा पीएम मोदी के लिए रोम में? देखिए, आज 2-3-4 देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स तो है, लेकिन सबकी नजर होगी कि जब वो पोप से मिलेंगे, पोप फ्रांसिस से मुलाकात जब होगी प्रधानमंत्री मोदी की, तब उस समय क्या बातें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात की जो G20 समिट है उसमें पीएम पार्टिसिपेट करेंगे। जो अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है पूरे दुनिया की कोरोना काल के बाद, उसको लेकर चर्चा होनी है। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा होनी है कि अफगानिस्तान में किस तरह से मदद करनी है, क्योंकि अफगानिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है वहां पर भारत समेत दूसरे देश भी वहां के जो लोग हैं उनको मानवीय अधिकार आधार पर किस तरह से मदद पहुंचानी है, इस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है वो है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना के बाद जो हम लोग के एक तरह से एक दूसरे देश में आने जाने पर रोक लग गई थी, तो उसमें बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे अगर सारी चीजों को नहीं खोला जाएगा तो अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में मुश्किलें होंगी। तो ये तमाम चीजों को लेकर चर्चा होनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि अफगानिस्तान को लेकर जब क्या बातें होती है, किस तरह का पक्ष प्रधानमंत्री रखते हैं, और तमाम वैश्विक मसले पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है G20 के साथ, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है भारत का, जिसको लेकर वहां पर चर्चा होगी। भारत अपना पक्ष रखेगा, तो सबकी नजर इन दो चीजों पर जरूर होगी कि जो पोप फ्रांसिस से मुलाकात होगी और G20 में प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा वो, क्योंकि अगर आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो एक विश्व गुरु टाइप में के जो एक की भूमिका में कि किस तरह से भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसकी एक रूपरेखा हमेशा होती है प्रधानमंत्री के भाषण में। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है G20। महत्वपूर्ण तो बहुत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अमित, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ तस्वीरें जरा हम दिखाते हैं तो उससे पता चलेगा कि पीएम मोदी भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफी फेमस हैं, लोकप्रिय हैं। देखिए, रोम में मोदी मोदी मंत्र गूंजा और पीएम ने थोड़ा प्रोटोकॉल से अलग हट के लोगों का अभिवादन भी किया, उनसे मिले भी। भारतीय समुदाय के बहुत से लोग आए थे वहाँ पर, मोदी मोदी कह रहे थे, तो उनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की, हाथ जोड़कर अभिवादन किया, गांधी जी की प्रतिमा पर गए, माल्यार्पण किया और इटली के पीएम से भी मुलाकात की। ये 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जब वहाँ पहुँचे तो किस आत्मीयता के साथ उनका स्वागत हुआ है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से देखिए तस्वीरें और कितनी आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया ये भी समझिए।
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेशों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे एयरपोर्ट पे जब अभी यूएस के दौरे पे गए थे तो जब वहां पे लैंड किया तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और ये ऐसी तस्वीरें यहाँ पर थी। मोदी भारत के तमाम जगहों पर जब होती है तो लोग ये कह सकते हैं कि वो उनके समर्थक आ गए हैं, लेकिन जब विदेशों में रोम में मोदी की गूंज होती है तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किस स्तर पे है। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा अपने जो चाहने वाले समर्थक जो है उनके बीच पहुंच जाते हैं। और कल भी कुछ ऐसा ही बिल्कुल, लोगों से जुड़ाव ये बहुत अहम बनाता है, ये कड़ी को और ज्यादा मजबूत कर देता है पीएम मोदी और उनके जो चाहने वाले हैं उनके बीच में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं संस्कृत के श्लोकों के साथ इंडियन कम्युनिटी ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। किस आत्मीयता के साथ किया, सुनिए जरा एक बार। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम गलम बितम भुजंग तुंग मालिकम दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमरवयो चकार चंद तंदवं तनोतु न शिवम् जतकताः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पत्त पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिन्ति गंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरद्दनामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वदो मुखे मदांत सिंधुर स्फुरत्व गुद्धरीय मेदुरे मनो विनोदम अद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय। चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज से इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन होगा शुरू। पीएम मोदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। वैश्विक अर्थव्यवस्था, कोरोना, अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। पीएम मोदी वेटिकन में आज पोप फ्रांसिस से दोपहर 12 बजे मुलाकात करेंगे। शाम को मोदी फ्रांस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। रोम में कल पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। ट्रेड, कोरोना और ग्लोबल इश्यूज पर बातचीत हुई है। इटली के दौरे पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिकी सेना की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कड़ाके की ठंड और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में किया जा रहा है युद्धाभ्यास। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेने के साथ ही देहरादून में सभा को करेंगे संबोधित। शाम को संतों से मिलेंगे शाह। आज से गोवा में कांग्रेस के लिए चुनावी आगाज करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही मछुआरों और आम लोगों से भी मिलेंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे राहुल गांधी। मिशन गोवा में जुटी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पत्रकारों के साथ ही जनता से भी मिलेंगी। कल मंदिर दर्शन के दौरान पवित्र जल को लेकर बीजेपी ने ममता पर निशाना साधा था। यूपी चुनाव से पहले मायावती के किले में सेंध लगाएंगे अखिलेश यादव। आज बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में 11 बजे से होगा कार्यक्रम। लखनऊ से दीयों को ले जाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इस बार अयोध्या में जगमगाएंगे गोबर के दिए। आज देश भर में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल समेत 13 राज्यों और दादर नगर हवेली में डाले जाएंगे वोट। आज अयोध्या जाएंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। स्वच्छ भारत पर आयोजित संगोष्ठी में होंगे शामिल। दिल्ली में आज बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। टिकरी बॉर्डर के बाद गाजीपुर बॉर्डर से भी पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स। किसान आंदोलन के दौरान रास्ता रोकने से जनता को हो रही है परेशानी। त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा को लेकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। रिटायर्ड जज से जांच कराने और निकाय चुनाव वाले इलाकों में कानून व्यवस्था बेहतर करने की मांग। आज आर्थर रोड जेल से होगी आर्यन खान की रिहाई। सुबह कागजी कार्रवाई के बाद रिहा किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला बनी है आर्यन खान की जमानती।
आर्यन केस में रिश्वत के आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े से पूछताछ के बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम उनसे फिर पूछताछ करेंगे। समीर वानखेड़े की जाति के मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। वानखेड़े के परिवार के बीजेपी नेता से मिलने पर नवाब मलिक ने कहा कि जिन्न बोतल से बाहर निकले हैं। धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस हिरासत में किरण गोसावी की और मुश्किलें बढ़ी। पुणे पुलिस को गोसावी के खिलाफ 4 और शिकायतें मिली हैं। पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कहा कि केस दर्ज होंगे। गुरुग्राम में नमाज में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 42 लोगों को हिरासत में लिया। हिंदू संगठनों ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज बंद नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। छठ पूजा के लिए डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। यमुना घाटों पर नहीं, निर्धारित स्थानों पर ही हो सकेगी छठ पूजा। बीजेपी ने कहा छठ पूजा से नदियों में कोई गंदगी या प्रदूषण नहीं होता। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर रोक बरकरार। डीजीसीए ने 30 नवंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी को बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, केवल बेरियम सॉल्ट और रासायनिक पटाखों पर ही रोक। दिल्ली गाजियाबाद में रोक के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहे हैं पटाखे। जेएनयू के वेबिनार में भारतीय कब्जे वाला कश्मीर लिखने पर बड़ा विवाद। एबीवीपी के भारी विरोध के बाद वेबिनार हुआ रद्द। कुलपति ने कहा आपत्तिजनक और उत्तेजक विषय पाया गया। आयोजकों ने नहीं ली थी परमिशन। बिहार के मुजफ्फरपुर के रेपुरा रूपाली गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 3 से 4 लोगों की हालत गंभीर। और बात करेंगे बड़ी खबर की। आज उत्तराखंड दौरे पर हैं अमित शाह। चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और देहरादून में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे और प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। रेसकोर्स स्थित एक स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कैसे मजबूती दी जाए पार्टी को, उत्तराखंड में जनाधार कैसे बढ़ाया जाए, इसकी तैयारी पे गृह मंत्री अमित शाह जुट गए हैं। कल उत्तर प्रदेश में मजबूती के लिए पदाधिकारियों से मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे थे और आज उत्तराखंड। बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां पूरी यहां पर कर ली हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान अमित शाह राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे और इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा स्थल का औचक निरीक्षण भी किया, तैयारियों का जायजा भी लिया। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या तैयारियां हैं आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का पिछले 10 दिन में ये दूसरा दौरा है। अभी जैसा कि 10 दिन पहले वो दौरा करके गए थे और काफी निर्देश देके गए थे अपने सभी नेताओं को ये कह के गए थे कि आगामी चुनाव है, इसमें तैयारियां पूरी कर दी जाए। तो उन्हीं सब तैयारियों का जायजा एक दूसरा रिहर्सल के रूप में देखा जा सकता है कि अमित शाह ने जो पिछले 10 दिन पहले जो बातें कही थी, जो तैयारियां करने की बातें सामने आ रही थी, वो आज रैली के मार्फत सामने देखेंगे और वो टटोलने की कोशिश भी करेंगे उत्तराखंड की जनता का कि क्या रुख है, कितनी भीड़ आएगी आज। तो ये तमाम चीजों को लेकर आज ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में एक तरह से माहौल देखा जा रहा है कि किस पक्ष की तरफ, किस माहौल की तरफ भाजपा का यहाँ जनाधार चल रहा है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के 6 विधायक लखनऊ में 11 बजे एसपी कार्यालय आएंगे। ये विधायक अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ये दिक्कत वाली खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि जद्दोजहद की जा रही है वापस मजबूती के लिए, जो मजबूती अब नजर नहीं आती है, लेकिन कोशिश हो रही है कि वापस उस दौर को पाया जाए जहां पर बीएसपी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि 6 बीएसपी के विधायक 11 बजे आज सपा में शामिल होंगे। और अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपके काम की हैं।
मोदी सरकार ने दिवाली के मौके पर देश भर में करीब 5 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को शानदार तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ पर 8.5% ब्याज को मंजूरी दी है। रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या कहें कि ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए दिवाली से ठीक पहले यह एक बहुत अच्छी खबर है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी ने इस साल मार्च में पिछले वित्त वर्ष के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा पर 8.5% ब्याज दर तय की थी। सीबीटी ईपीएफओ का फैसला लेने वाली सर्वोच्च बॉडी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मंजूरी दे दी है और अब इसे 5 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों के खाते में जमा किया जाएगा। किसानों को मोदी सरकार दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार किसान सम्मान निधि को दोगुना करने जा रही है, जिससे किसानों के खाते में अब 6,000 नहीं बल्कि 12,000 रुपए आएंगे। वहीं किसानों को 3 महीने में किस्त मिलती थी, वह अब 2,000 नहीं बल्कि 4,000 हो जाएगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हो सकी है, पर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि दिवाली से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इससे देश के 30% किसानों को सीधा फायदा होगा। खबर से किसानों के चेहरे पर खुशी जरूर आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दोगुना करने की इसीलिए भी अटकलें तेज हैं क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिहार की एक सभा में इसका जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना होने की बात मीडिया से कही थी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आईआरसीटीसी को रेलवे के साथ कन्वीनियंस फीस की आमदनी बांटने का आदेश दिया है। इस खबर के बाद शेयर में भारी गिरावट आई। देखते ही देखते कंपनी के मार्केट कैप में शुक्रवार को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद सरकार ने इसे बदलते हुए अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आपसे किराए के अलावा एक रकम कन्वीनियंस फीस के रूप में ली जाती है। साल 2020-21 में आईआरसीटीसी ने कन्वीनियंस फीस से 299 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह कंपनी की कुल आमदनी का 38.2% हिस्सा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को आईआरसीटीसी के शेयर 25% गिरकर 685 रुपए के भाव पर आ गए। इस गिरावट से कंपनी की मार्केट कैप को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कन्वीनियंस फीस से सरकार को कुल 150 से 200 करोड़ रुपए की आमदनी होनी थी। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम आ सकती है। दरअसल फिनो पेमेंट बैंक का आईपीओ 29 अक्टूबर से ही खुल गया है। बैंक ने आईपीओ का प्राइस बैंड 560 रुपए से लेकर 577 रुपए प्रति शेयर तक तय किया है। सब्सक्रिप्शन के लिए इस आईपीओ को 2 नवंबर तक मौका मिलेगा। इसके शेयरों की लिस्टिंग 12 नवंबर को हो सकती है। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने वाले बैंकों में तीसरे स्थान पर फिनो पेमेंट्स बैंक को रखा था। वहीं फिनो के पास माइक्रो एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एक्सपर्ट के मुताबिक फिनो पेमेंट्स का आईपीओ वित्त वर्ष 2021 के बुक वैल्यू के 31.9 गुना भाव पर है, जो स्ट्रेच दिख रहा है। कंपनी की 95% से अधिक आय फीस और कमीशन के जरिए होती है और इसकी ग्रोथ मुख्य रूप से देश में डिजिटल पेमेंट सेगमेंट से बढ़ती हिस्सेदारी पर निर्भर है। मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म और पिछले 2 वर्षों में बनाए गए रिसोर्सेज के दम पर यह आने वाले वर्षों में बढ़ते डिजिटल पेमेंट्स के अवसरों को भुना सकता है।